नमस्कार दोस्तों, LAC के एक और नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के शो के अंदर दोस्तों हमारे साथ विनम्र कोलवाल जी तो जुड़े नहीं हैं, लेकिन हमारे एक बड़े ही घनिष्ठ मित्र हैं आर्यन जी, और हमारे एक तरीके से बड़े भैया हैं। ये हमारे साथ जुड़े हैं। ये अक्सर हमारे स्टूडियो में आते जाते रहते हैं, अक्सर अपने बारे अपनी निजी राय रखते रहते हैं। अलग अलग मुद्दे जो दुनिया भर के अंदर हो रहे हैं, राजस्थान के अंदर हो रहे हैं, भारत के अंदर हो रहे हैं, इन सब के ऊपर अपनी एक निजी राय रखते हैं और बताते हैं कि आखिर ये जो एंगल है, यानी कि उसको एक अलग एंगल देते हैं आप अक्सर आर्यन जी। और आपका बहुत बहुत स्वागत है LAC के अंदर। कार्तिक जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बताना चाहूँगा कि नेपोटिज्म से मैं यहाँ तक तो पहुँच चुका हूँ, इतना मेरे को हूँ नहीं जितना उन्होंने बता दिया। हाँ, ये है कि नई नई चीज़ सीखने के लिए इनसे बात करता रहता हूँ मैं, ताकि मैं भी और चीज़ें सीख पाऊँ। कुछ मेरे को पता है तो उनको बता पाऊँ। और आज भी मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ ताकि मैं कार्तिक जी आपसे बात कर सकूँ। मैं एज अ श्रोता यहाँ पर आया हूँ, तो मेरा ज़्यादातर रोल सुनने का रहेगा, और अगर मेरे को लगेगा कुछ बोलना है तो मैं उसमें बीच में अगर आपको बता दूँगा जो भी है, यही है बस। तो जैसे कि आपको पता है कि हम LAC में क्या करते हैं, खूब सारी खबरें लेकर आते हैं और इन खबरों को जनता को बताते हैं, पहले उनके बारे में बताते हैं, फिर उसका एक एनालिसिस करके देते हैं मैं और विनम्र जी। आप भी अक्सर हमारी वीडियोस देखते हैं। तो आज का जो टॉपिक है आर्यन जी, अगर अपन देखें ना, मिडिल ईस्ट के अंदर कैओस मच रहा है, और मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान और इजराइल के बीच काफ़ी अच्छी खासी जंग जैसी स्थिति बन चुकी है। दोनों के पीछे जंग चल रही है, ठीक है। इस बीच G7 मीटिंग भी चल रही थी कनाडा के अंदर, और वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जाते हैं, थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं अमेरिका के लिए, और वहाँ पर कह देते हैं, इस बीच में खबर आती है कि ये तो ईरान और इजराइल की जो मसला है वो काफ़ी बढ़ चुका है, तो इसको लेकर था मामला। अब देखने वाली बात ये थी कि ईरान और इजराइल के मसले के अंदर दोस्तों हुआ क्या है। हुआ ये है कि ईरान ने कल बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च कर दी है और हाइपरसोनिक मिसाइल भी लॉन्च कर दी, जिसके अंदर फतेह 1 का जिक्र आ रहा है, वो लॉन्च कर दी इजराइल के ऊपर। और ईरान का दावा है कि अब वो आगे भी इस तरीके की मिसाइल से लॉन्च करता रहेगा और ईरान डर नहीं रहा है। दूसरी तरफ अगर अपन देखें डोनाल्ड ट्रंप को, तो डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार कल ट्रुथ सोशल, जो कि उनका खुद का एक प्लेटफॉर्म जैसे एक्स एलॉन मस्क का है, वैसे ट्रुथ सोशल डोनाल्ड ट्रंप का है। तो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर वो खेलते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी बात जनता तक पहुंचे, वो खुद ही कंट्रोल रखें हर चीज़ का। किसी का भी पोस्ट उनको हटवाना है तो अपने ऑफिस में बोल के हटवा सकते हैं, और अपने पोस्ट को जितना वायरल कराना चाहे उतना वो वायरल करा सकते हैं। ट्रंप के बारे में जितना बोला तक कम है, वो क्या करते हैं इस बारे में बात करने की जरूरत है नहीं। सब जो जानते हैं ट्रंप के बारे में पढ़ते आए हैं, जो अमेरिका के बारे में जानते हैं, सब जानते हैं कि ट्रंप की क्या हालत शुरू से रही है। इलॉन मस्क जिनसे उनका इतना अच्छा चला, उनसे लड़ लिए, तो फिर ये तो कोई बड़ी बातें है नहीं। हाँ, लेकिन ट्रंप का दबदबा इतना था कि इलॉन मस्क ने बाद माफी भी मांगी। दबदबा है भैया, अगले कुछ भी कर सकते हैं। तो एक तरीके से नेता है तो प्रूफ कर रहे हैं। तो कल उन्होंने ट्रुथ सोशल पे लगातार खूब सारे पोस्ट डाले, और उसके अंदर वो लिखते हैं कि ईरान का सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनी कहाँ रह रहा है मेरे को अच्छे से पता है, हमारे फोर्सेस को अच्छे से पता है। अब जब तक हमको पता है तब तक तो वो सेफ है, अगर हम उस पर कुछ सोचते हैं फिर वो अनसेफ हो जाता है। तो एक तरीके से डराने की कोशिश कर रहा है ट्रंप। धमकी है सीधी सीधी, कह सकते हो आप, धमकी भी है। और वो बता रहे हैं कि हम कितने पावरफुल हैं, कहीं ना कहीं वो ये बता रहे हैं कि हम कितने पावरफुल हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। आज हम कुछ भी कर रहे हैं। आज इजराइल ईरान के अंदर भी वो क्या कर रहे हैं, वो हम देख ही पा रहे हैं कैसे सिर्फ इजराइल के 24 लोग मरने पे मेरे को शोक मर रहा है। अगर आप इजराइल ईरान को छोड़ के अगर आप आबादी की बात करते हो, जो सामान्य लोग हैं, आप देखिए इजराइल में 24 लोग मरे तो आपकी दुख है। और इजराइल ने जो करा, और ईरान, मैं ये नहीं बोलता मैं ईरान की साइड में इजराइल की साइड हूँ, पर बात ये है कि इजराइल ने जो ईरान के साथ करा, उसमें उनके जो मैं बोलूँगा कि जो उनके ऑफिसर्स उनको मारा, जो मारा, साथ में उनके खुद के जो लोकल्स उनको कितना मारा, वो कितनी गलत बात है। अगर आप ह्यूमैनिज्म की बातें करते हो और आप ऐसी बातें करते हो, आप 21वीं सदी में जी रहे हो, आप ऐसी बातें हो, तो ये नहीं शोभा देता कि आप अपनी लड़ाइयाँ, ठीक है, उसमें लोकल्स मर रहे हैं, वो अच्छा नहीं है मुझे जहाँ तक। तो आपको क्या लगता है कि इजराइल और ईरान में से कौन सही है? देखिए, ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाह रहा है, इजराइल उसको रोक रहा है, कह रहा है कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा तो हमको मारेगा। आप किसका समर्थन करते हैं? मतलब आपके हिसाब से समर्थन की मैं बात नहीं करता, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि आप किसको ये मानते हैं कि ये कौन सही है, कौन किसके फेवर में जा रहा है? मैं इसमें समर्थन नहीं करना चाहूँगा साहब। मैं ये बोलना चाहूँगा, आज न्यूक्लियर बॉम्ब इंडिया के पास भी है, ठीक है, आज न्यूक्लियर बॉम्ब अमेरिका के पास भी है, तो न्यूक्लियर बॉम्ब काफ़ी कंट्रीज़ के पास है। अगर आप न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने पर ऐसे लोगों को मारने लग गए तो आपको बहुतों को मारना पड़ेगा, और आप किस किस से जंग के बीच में किस किस से वॉर करोगे? ऐसे दुनिया देश नहीं चलता। अच्छा, अब मैं एक ऐसी बात बोलता हूँ, शायद आपकी बात पलट जाए, शायद आप जो मन में सोच रहे हैं ये आपके इसके अंदर बदलाव आ जाए जी। अब मैं आपको ये कहता हूँ कि मिडिल ईस्ट, जो मैंने आपको बताया, मिडिल ईस्ट का नक्शा आपको भी पता है और आपको भी पता है क्या है उसके अंदर, सऊदी अरेबिया, इजराइल, जॉर्डन, सब आपने समझ रहा हूँ, आप ईरान इजराइल वाले मैप पे आना चाह रहे हो? नहीं, अब आप मेरी बात सुनिए, ईरान
वहाँ का ठेकेदार बनता है और ईरान ने वहाँ पे दुनिया भर के आतंकी संगठनों को खड़ा कर रखा है। जी। हमास को खड़ा कर रखा है गाजा के अंदर, लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह को कर रखा है और हूतियों को कर रखा है यमन के अंदर। ठीक है, ये सब हमास। अब मैं आपको हमास पे लेकर आता हूँ। हमास पहलगाम जब अटैक हुआ था, और हमास जो अटैक करता है इसराइल के अंदर, पहलगाम अटैक सेम टू सेम था। ठीक है, और इससे पहले देखने को मिला था कि हमास के आतंकवादी पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ मिल रहे थे, पाकिस्तान के नेताओं के साथ मिल रहे थे, पाकिस्तान की सेना के साथ मिल रहे थे। कल को ईरान के पास अगर न्यूक्लियर वेपन आ जाता है तो क्या पाकिस्तान को समर्थन नहीं मिल जाएगा? क्या ये न्यूक्लियर वेपन्स इन आतंकियों के पास नहीं चल जाएंगे? आज तो चलो पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसके अंदर अमेरिका का इंटरवेंशन है। पाकिस्तान को अगर न्यूक्लियर वेपन को यहाँ से यहाँ भी रखना है तो अमेरिका को पता चल जाता है कि भाई ये ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ईरान के पास आ जाता है न्यूक्लियर वेपन, तो क्या हमास के पास नहीं आ पाएगा? कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं मिल जाएगा? अगर आपको न्यूक्लियर वेपन की बात करनी, न्यूक्लियर वेपन से चलाई नहीं जाती जहाँ तक मैंने। ठीक है, नहीं चलाई जाती ऐसे। अगर चलाना होता तो आज इंडिया और इंडिया पाकिस्तान चला सकता था, पाकिस्तान इंडिया चला सकता था। जब कोई आदमी न्यूक्लियर वेपन चलाने की सोचता है तो उसको पता है कि जब वो दूसरे पे चलाएगा तो उसकी खुद की हालत भी क्या होगी। ठीक है, न्यूक्लियर वेपन चलाना यूँ कोई आसान काम नहीं, बच्चों खेल नहीं है, वो अपना में ब्रह्मास्त्र है। देखा जाए तो अपना ब्रह्मास्त्र ही है। तो अगर आप वो सोचो कि आप कहीं भी उड़ता फिरता उसको फेंक दोगे, कोई पतंग नहीं है या कोई ऐसे वो सूतली बन नहीं है कि दूसरे घर में फेंक दी और दीवारी बन रही है, वैसे नहीं चलता। उससे आबादियाँ मर जाती हैं, उससे लोग मर जाते हैं, कितना नुकसान होता है सब जानते हैं। और ये कोई देश या कोई देखना नहीं चाहेगा। सब अपने प्रोटेक्शन में बना रहे हैं। ठीक है, मैं चाहूँगा कभी कोई इसको यूज़ भी ना करे। इंडिया को कभी ऐसे रखना है कि दूसरे को चलाना पड़े, क्योंकि अच्छी चीज़ नहीं है। बाकी तो समय बताएगा क्या होता है। अब न्यूक्लियर बॉम्ब की अपन ने बात कर ली, बिल्कुल। तो मैं अब आपको और जनता के सामने एक और अपडेट रखता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप के यानी कि अमेरिका के एक यूएस एम्बेसडर हैं इसराइल के, जो जिनका नाम है माइक हगबी, और ये क्या करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को एक मैसेज डालते हैं कि प्रेसिडेंट कि आपके पास अच्छा मौका है बड़ा नाम करने का। और एक नाम था यूएस के अंदर प्रेसिडेंट का, हैरी एस ट्रूमैन, जो बहुत, ये तो बहुत पुराने टाइम की बात है, 1945 के टाइम की बात है। और यही वो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के जिन्होंने जापान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने के आदेश दिए थे जी। और अब इनको ऐसा कहा जा रहा है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के जो एक तरीके से सलाहकार हो गए, ऑफिस के अंदर जो लोग हो गए, ये क्या कह रहे हैं, ये यही तो कह रहे हैं कि सर आपके पास एक बड़ा मौका है इस बड़े नाम से भी बड़ा नाम करने का। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि तेहरान को खाली कर दो। आम जनता को कह रहे हैं कि तेहरान जो कि ईरान की कैपिटल है उसको खाली कर दो। तो अब ये कयास लगाए जा रहे हैं, जिसकी बात अपनों ने करी, न्यूक्लियर वेपन की बात अपनों ने करी, न्यूक्लियर बॉम्ब की बात अपनों ने करी। अब यहाँ पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप, क्या अमेरिका, क्या इसराइल ये ईरान के ऊपर या तेहरान के ऊपर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते स्थिति में। इसमें मैं व्यक्तिगत तौर से, मुझे नहीं पता दुनिया की सोचती, सबके अपने अपने व्यक्तिगत विचार है। मेरा मानना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहे कितना ही अपने आप पावर समझ, उसमें उनमें इतना दिमाग तो होगा, उनको पता होगा जब मैं ये करूँगा तो पूरे देश में या पूरी दुनिया में क्या चलेगा। ठीक है, मुझे कितने क्रिटिकल, क्योंकि एक न्यूक्लियर बम छोड़ने से तेहरान तो नष्ट होगा जो होगा, उसके आसपास कितनी चीज़ें नष्ट होगी। उसमें हम भी आते हैं शायद से, कुछ पार्टी इंडिया का भी आता होगा, पाकिस्तान का उधर आता है। हाँ। और इसमें ये नहीं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, पर दुश्मन तो है हमारा, होना भी क्या ही उसके बारे में क्या ही बोलना, वो तो गिरे हुए लोगों को बोलना थोड़ा सही रहता नहीं है। पर आम आबादी को उससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आम आबादी चाहे कितनी खाली कर लेगी, न्यूक्लियर बॉम्ब का मतलब सब जानते हैं क्या होता है, कितना मीलों तक उसका असर रहता है। जब जापान में ये हुआ था, अगर उसकी रेंज छोटी करके इस्तेमाल किया जाए तो मेरा मानना ये है कि फिर अब उनकी अलग चीज़ें हैं, क्योंकि ये हो सकता है कि खाली उनको ये पता है, जैसे इजराइल ने जब उन्होंने वो करा तो उनको पता था कौन कब उनके ऑफिसर कहाँ बैठे हैं, वैसे ही करे। उनको पता हो कि यहाँ पर आतंकवादी ही बैठे हैं, तब करें, तब शायद से फिर भी मैं एक बार हाँ कर सकता हूँ कि जहाँ पर आतंकवादी बैठे हैं, जहाँ पर आतंकवाद रुक सकता है उसको करने से, तो ठीक है। पर आम जनता को मारना वो चीज़ सही नहीं, वो चीज़ सिविलियंस को मारना सही नहीं है। हाँ, मेरे नज़र में सिविलियंस की गलती नहीं है, उसमें सिविलियंस की गलती नहीं है। सिविलियंस ने जाकर दूसरी जगह आतंकवाद, वो भी कहीं ना कहीं फंसे रखे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है आतंकवादियों को मारो, बिल्कुल, आप सिविलियंस को नहीं मार सकते, क्योंकि आप सिविलियंस को मारने निकलोगे तो आप बहुतों को मारना पड़ेगा। तो ये चीज़ मेरा मानना है। बाकी तो अब अपन यहाँ से G7 पर आ जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ G7 से भी कनेक्ट हो गई। अब अपन
इसके अंदर कनेक्टेड इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि इमैनुअल मैक्रोन ने कल कह दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप जल्दी जल्दी इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको सीज फायर कराना है ईरान और इसराइल के अंदर। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बाद में क्लियर कर देते हैं और कहते हैं कि इमैनुअल मैक्रोन सिर्फ उसे लाइमलाइट के लिए कह रहे हैं, आप सिर्फ एक बड़ी इमेज के लिए, बड़ी न्यूज़ के लिए तैयार रहें। तो इसके अंदर ये देखने को मिलता है कि होता ही है कि G7 समिट के अंदर एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जाते हैं और प्रधानमंत्री मोदी आते हैं, यानी कि इंडिया जो है वो G7 का वैसे पार्ट रही है, बल्कि उसके आउटर रीच जो टीम है उसका पार्ट है इंडिया। उसके पीछे का कारण है कि इंडिया की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है और इंडिया के अंदर बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, तो इसलिए इंडिया को रखा जाता है हर बार कि आप भी आइए इस समिट को अटेंड करने। लेकिन अगर आप देखेंगे कि G7 बना किस बिहाफ पर है, तो G7 बना इस बिहाफ पे कि दुनिया की जो टॉप 10 इकोनॉमीज़ हैं उनके बारे में है ये। तो भारत इसके अंदर टॉप 4 पर आ चुका है, लेकिन फिर भी भारत को इसके अंदर शामिल नहीं किया गया। लेकिन अगर अपन दूसरी तरफ देखें कि मैंने आपको बताया ना कि डोनाल्ड ट्रंप गए और प्रधानमंत्री मोदी आए, तो यहाँ पर ये देखने को मिला कि इनके बीच में बात नहीं हो पाई, लेकिन कॉल के जरिए इन दोनों के बीच में बात हुई और ये कॉल के जरिए बात जो है 35 मिनट चली। और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की यह पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वांस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वांस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर भी चर्चा की। रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर दोनों ने सहमति जताई कि जल्द से जल्द शांति के लिए दोनों पक्षों में सीधी बातचीत आवश्यक है और इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के संबंध में दोनों नेताओं ने अपने परिप्रेक्ष्य साझा किए और इस क्षेत्र में क्वाड की अहम भूमिका के प्रति समर्थन जताया। क्वाड की अगली बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत यात्रा का निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि वे भारत आने के लिए उत्सुक हैं। बिल्कुल। अब इसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को साफ साफ 2 चीज़ें क्लियर कर दी। पहली चीज़ ये है कि अगर भारत के ऊपर कोई भी आतंकी हमला होता है तो हम उसको एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर करेंगे। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल और इसको आगे अपन कंसिडर रखेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर करा, उस ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भारत ने क्या प्रक्रिया इस्तेमाल करी, सिर्फ और सिर्फ आतंकियों को निपटाया। पाकिस्तान की मिलिट्री को पहले हाथ तक नहीं लगाया, यानी कि उनको नुकसान तक नहीं पहुंचाया। उसके बाद वही मैं आपको बोला ना, सिविलियंस को नहीं मारना, उनको पता। इंडिया ने वही करा ना, उनको ये था कि पहले आतंकवाद मारना है, उनको पाकिस्तान के लोग नहीं मारने, उनको आतंकवाद मारना है। अब अगर उस आतंकवाद के अंदर
पाकिस्तान मिलिट्री मिली हुई है तो पाकिस्तान मिलिट्री को खामियाजा भुगतना पड़ेगा और भुगतना चाहिए भी। अगर आप गलत चीज़ साथ दोगे तो गलत चीज़ साथ कोई सही चीज़ नहीं है साहब, आपको भुगतना पड़ेगा उसका। तो यही बात प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को क्लियर कर दी और फिर आजू बाजू की सारी चीज़ें भी क्लियर कर दी, जिसके अंदर वो कह रहे थे, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप स्टार्टिंग में क्रेडिट ले रहे थे कि हम मध्यस्थता करेंगे मध्यस्थता करेंगे मध्यस्थता करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप को प्रधानमंत्री मोदी ने क्लियर कर दी कि इंडिया किसी भी मध्यस्थता के भरोसे नहीं चलता है, इंडिया सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के उस के बोल पे चलता है। जैसे वो बोलेगा वैसे हम उस चीज़ का इलाज करेंगे, जैसे को तैसा है, जैसे को तैसा जाएगा। भाषा है जैसे को तैसा। और वैसे भी तो भारत तो शुरू से वीरों की धरती रही है साहब। बिल्कुल बिल्कुल, तो वीरों की धरती रही है, वीर कभी हारे नहीं है और लड़ते रहेंगे। पाकिस्तान में कोई औकात नहीं है, इसमें कोई बात नहीं। देखो पर जो भी है, अब सही बात तो यही है कि वो किसी से के बीच में बोलता नहीं है, कुछ कहता नहीं। लेकिन इस बीच ऑपरेशन सिंदूर चला था, भारत के अंदर भी कुछ लोग ऐसे जो ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर सवाल उठा रहे थे, तो वो फिर उनको शायद से उनके भारत छोड़ के उनको पाकिस्तान ही चले जाना चाहिए। जब ऐसे समय होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत और पाकिस्तान उस टाइम फिर ना कोई जात ना कोई पात, तब कुछ नहीं होता। तब सिर्फ भारत होता है, सिर्फ भारत के वासी होते हो। तब आपको सिर्फ अपनी सेना का, अपना और अपने घर वालों का मनोबल बनाना चाहिए कि हम अब लड़ने जा रहे हैं और वो देश की लड़ाई, और आप देशवासी हो तो देश के लिए खड़े रहो। उसकी बात सीधी है। और अगर जैसे अपन बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के कई नेता थे जो इस चीज़ का समर्थन कर रहे थे। बाद में कांग्रेस के नेता आ गए, वो इस चीज़ का विरोध करने लगे। और विरोध इसलिए करने लगे क्योंकि इनमें से एक नेता ही नहीं, कांग्रेसियों का एक नेता है जिनका नाम है शशि थरूर जी। शशि थरूर को ऑपरेशन सिंदूर के एक एक्सटेंडेड वर्जन, यानी कि जो मंत्रिमंडल गया था और बाहर गया था, यानी कि डेलीगेशन गया था, उसके अंदर शशि थरूर जी को शामिल किया गया था। और शशि थरूर जी को जैसे कि आप अच्छे से जानते ही हैं, ये शशि थरूर जी के बहुत बड़े फैन हैं। वो बाल में हाथ डालना, वो इंग्लिश, वो तो फिर अलग चीज़ है साहब। तो उसके अंदर आपका क्या कहना है कि भाई शशि थरूर तो भारत के बाहर जाकर भारत के बारे में बात कर रहे थे, और बैक हैंड में कांग्रेस क्या कर रही थी? इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे इस बारे में थोड़ा तो कम ज्ञान है। दूसरा, इसमें एक चीज़ और मैं मानता हूँ कि वो उनके आपस का मसला है। मैं मानता हूँ अगर वो उस वॉर के टाइम में चल रहा होता ना तो वो गलत था। वॉर के बाद जो हो रहा है देश के अंदर, देश की प्रतिक्रिया देश में चलता रहेगा। वो आपस में पॉलिटिकल पार्टी है, उनके आपस के जो भी उनकी आपसी लड़ाई है उनमें अपन कुछ बोलेंगे नहीं। और अभी तक भी देखा जाए तो वैसे शशि थरूर जी ने कांग्रेस छोड़ी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो छोड़ेंगे नहीं, वो बहुत साल से बात चल रही है, वो कभी छूटी तो है नहीं आज तक। मेरे हिसाब से उनका भी ठीक है, पर मुझे लगता है कि अगर देश की बात होती है तो कांग्रेस को भी, क्योंकि एट दी एंड आप लड़ तो उसी सीट के लिए लड़ रहे हो ना, कि जिसमें आप भारत के लिए लड़ रहे हो, अंदर भी आप भारत के लिए उसके लिए लड़ रहे हो ना। तो मेरे को लगता है कि भारत के लिए तो आपको, भारत के लिए कुछ भी यार, भारत से बड़ा कुछ नहीं, देश से बड़ा तो कभी कुछ था नहीं ना कभी होगा। तो बाकी लोगों को लगेगा मैं साइकोलॉजी कर रहा हूँ, पर देश से सही में बड़ा कुछ नहीं है, मेरे लिए तो नहीं है और लोगों के लिए भी नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि आप सब ने आज आर्यन जी को हमारे साथ सुना, आगे भी आर्यन जी हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। और एक वो 3 ताल जिस तरीके से बैठती है कहीं, वैसे एक ताल यहाँ पर भी बैठेगी। उसका हम एक बढ़िया सा नाम भी सोचेंगे आपके लिए, जिसके अंदर विनम्र जी, आर्यन जी। यही चाहते हैं, मैं सॉरी आपको काट रहा हूँ। बिल्कुल काटो। हम लोगों की यही बात हुई थी, हम लोग बस यही सोचते हैं कि हमारे पास जो व्यक्तिगत ज्ञान है या आपके पास जो है, हम लोगों को मिलता रहे और हम लोग आपस में बात करते रहें, देश की चर्चा करते रहें, अलग अलग चीज़ों में चर्चा करते रहें। मैं बोलता हूँ खाली देश ही नहीं, अपने को अलग चीज़ों में, हमको स्टेट के बारे में चर्चा करनी चाहिए, हमको सिटीज़ के बारे में चर्चा करनी चाहिए, खाने पर चर्चा करनी चाहिए, हर चीज़ चर्चा होनी चाहिए। इससे हमारा दिमाग खुलता है, आपका दिमाग खुलता है और नई नई चीज़ जानने को मिलती है। सब कुछ नया जानने के ऊपर ही है। हम लोग बस यही चाहते हैं और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे यहाँ बुलाया। मैं अभी थोड़ा सा कच्चा हूँ, ये तो नेपोटिज्म है जो मुझे यहाँ पर ले आया, बार बार ये बात बोल रहा हूँ। और बस मैं अगली बार शायद चाहता हूँ कि मैं और ज़्यादा पढ़ के आया हूँ और ज़्यादा होमवर्क करके आऊँ, ताकि और ज़्यादा अच्छे से बोलूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप हमें LAC को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे भी हम सब आपके साथ आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।